अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का टेस्ट 13 का गोल्डन का सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कौन सी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जनरल फॉर्मूला के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि यदि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। ठीक है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिप्रेजेंट करता है CnH2nO। ठीक है, तो अगर इस स्पीसीज से इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है, यानी कि जो हमारी स्पीसीज है वो ना ही एल्डिहाइड हो सकती है ना ही कीटोन हो सकती है। दूसरा, जब ईस्टर या फिर एसिड का हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो ईस्टर या एसिड के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी हुई है, 2 हुई है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, क्या बाकी नंबर सही है। अगर बाकी नंबर सही होंगे तो या तो ये ईस्टर होगा या तो एसिड होगा, हम इस हिसाब से पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से n की वैल्यू 4 थी, 2n की वैल्यू 8 थी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 2 थी। यानी फॉर्मूला एकदम ही करेक्ट है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेड हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है वो या तो एसिड होगा या तो ईस्टर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, यानी एसिड या फिर ईस्टर हो सकता है। बोलेंगे अल्कोहल क्यों नहीं हो सकता, तो अल्कोहल के लिए भी एक ही ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की संख्या एक ही होती, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, खाली एसिड नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का ही जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2। तो इस वजह से जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो ये एसिड होगा या तो ईस्टर होगा। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके नहीं बता सकते हैं, हमें पूरा का पूरा स्केलेटन पता होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेकंड मेंबर ऑफ ईस्टर। ईस्टर के सेकंड मेंबर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। अब ईस्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RCOOR से। ठीक है ना, RCOOR से हम रिप्रेजेंट करते हैं ईस्टर को। तो ईस्टर बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 कार्बन की जरूरत होती है। तो जो सबसे छोटा ईस्टर बनता है वो बनता है CH3। ठीक है, ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन से बना हुआ ईस्टर है। तो ये हमारा पहला मेंबर कहलाता है। किसी भी फर्स्ट मेंबर को पहचानने के लिए आप उसके मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन से उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन से अगर आप अल्कोहल बनाएंगे, जो कि क्या हो जाता है CH3OH, तो ये कहलाता है फर्स्ट मेंबर, उस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कहलाएगा। तो अल्कोहल का पहला मेंबर कहलाएगा और यहाँ पे ये एक कार्बन से मिलकर के बना होगा। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा था क्वेश्चन में, सेकंड मेंबर की बात कर रहा था। तो इस वजह से अब इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा फर्स्ट मेंबर था तो उसको कितने कार्बन चाहिए थे, 2 कार्बन चाहिए थे। अब सेकंड मेंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें CH2 ऐड कर देते हैं। जब हम CH2 ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, अब यहाँ पे हमने CH2 ऐड किया तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। जब ये CH3 हो गया तो अब बस नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो सेकंड मेंबर है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट मेंबर में देखने को मिलेगा। सेकंड मेंबर में क्या हो जाएगा, CH2 यूनिट जुड़ जाती है। तो जब CH2 यूनिट जुड़ जाएगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3। तो सेकंड मेंबर में कितने का कार्बन है हमारे ईस्टर के, 3 कार्बन है। ठीक, इस वजह से आंसर जो होगा वो आंसर बी जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कैसे बनता है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इस तरीके से बनता है। ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसी को जब स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये हमारा आइसो ग्रुप लग गया। जब एक कार्बन पे 2 CH3 अटैच होते हैं तो आइसो ग्रुप बना देता है। तो और आइसो है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। तो आइसोब्यूटाइल और लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बना हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेमिंग करेंगे इसका। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग करने के लिए हमें जो रूल्स पता होने चाहिए
कि लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी होती है और सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देनी होती है। चूंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। वरना रूल तो क्या कहता है कि सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दीजिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को दीजिए, देन आपका नंबर ऑफ कार्बन को दीजिए, जो पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करें उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए, देन सब्स्टिट्यूएंट आपके आने चाहिए। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में हम लोग आईयूपीएसी का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन हम देख रहे हैं तो एक नेमिंग हमारी ये पॉसिबल है कि हम यहां से नंबर करें 1 2 3। ठीक है, या तो यहां से नेमिंग करेंगे। दूसरा क्या नेमिंग पॉसिबल है? दूसरा नेमिंग पॉसिबल है या तो यहां से करें 1 2 3। अब किसमें ज्यादा फायदा था? तो देखिए, जब हम यहां से नंबर कर रहे हैं यानी ऊपर वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रही है। लेकिन अगर नीचे वाले साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहले पोजीशन पे ही क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है। तो अगर दोनों साइड से नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी। इस वजह से ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी और नीचे वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। ठीक, तो नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से हम अपना नेमिंग करेंगे, यानी क्लोरीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो क्लोरीन की जगह से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, ये पहला हो जाएगा, सेकेंड, एंड दिस वन विल बी थर्ड। तो पहले में क्या आ जाएगा? 1 पे क्लोरो आ जाएगा, 1 क्लोरो। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल हो जाएगा। और कितने कार्बन है इसमें? 3। 3 के लिए हम लोग क्या वो रूट वर्ड यूज करते हैं? प्रॉप यूज करते हैं। और कोई अनसैचुरेशन है नहीं इसलिए एन यूज कर देंगे। फिर नंबर और लेटर्स के हम लोग अलग अलग करने के लिए बीच में हाइफन लगा देते हैं जिससे नंबर्स और लेटर्स अलग अलग रहते हैं। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में ये कह रहा था आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज। तो इसमें हमें क्या करना था? आईयूपीएसी नेमिंग करनी थी। तो आईयूपीएसी नेमिंग करनी थी, इस स्ट्रक्चर को पूरा खोल करके हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा पूरा का पूरा ओपन स्ट्रक्चर बन चुका है। जब कभी भी इस तरीके की नेमिंग आए तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना चाहिए। जब स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है तो काफी अच्छी तरीके से दिखने लगता है। कई कई बार नाम करने में गलती हो सकती है, इस वजह से हमेशा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना करके देख लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? या तो मैं इधर से करूं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग मुझे यहां से देखने को मिल रही है। और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पे आ रही है? एक थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन पे मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। एक ये नेमिंग हो गई, दूसरा 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 मेंबर की देखने को मिल रही है, लेकिन अब की बार सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। थर्ड पोजीशन पे अगेन मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर नंबरिंग यहां से करी जाएगी तो ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। इस वजह से ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। इस वजह से नंबरिंग यहां से करी जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी क्या हो गई? नंबरिंग कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को हम अलग कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, ये क्या हो गया? इथाइल, ये अगेन क्या हो गया? मिथाइल। यानी कि हमारा कहाँ कहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है? मिथाइल सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो सेकंड और थर्ड पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया। और थर्ड पोजीशन पे इथाइल हो गया। तो इथाइल अल्फाबेट के हिसाब से पहले लिखा जाएगा, तो इस वजह से 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। देन क्या लिखा जाएगा? 2 पे है और 3 पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 6 मेंबर की चेन है इसलिए हेक्स, कोई अनसैचुरेशन नहीं प्रेजेंट है इसलिए एन। ठीक है ना, कोई सैचुरेशन नहीं था यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारा ये जो नाम आएगा ये सी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आईयूपीएसी नेमिंग करनी थी।
अब आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सब की लोकेशन को हम लोग फर्स्ट मान सकते थे, तो अब जो आंसर जाएगा वो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जब सभी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम उस सीक्वेंस में नाम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर सीएल को देखा जाए तो सीएल को हम लोग किससे लिखते हैं, क्लोरो से लिखते हैं, ठीक है, क्लोरो से लिखते हैं। CH3 को हम लोग मिथाइल लिखते हैं, यानी M से स्टार्ट होता है, और C2H5 E से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग C से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग E से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग M से हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर C पहले आता है, इस वजह से नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, C से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो होगा, तो 1 पे क्लोरो एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, तो यहीं से आंसर मिल गया। 1 पे क्लोरो है, 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इसलिए एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पे दिया गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करना था, तो जब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिनेरियोस पॉसिबल है, चाहे हम यहाँ से नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ से नंबरिंग करी जा सकती है, दूसरा 1 2 3 4 5 6, सेम चाहे यहाँ से नंबरिंग करी जाए चाहे यहाँ से नंबरिंग करी जाए, एक ही बात हो गई। अब यहाँ से अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक ये सिनेरियो बन रहा है, पर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट 3 और 4 पे देखने को मिल रहा है, यानी हम लोग किधर साइड से भी कर ले 3 और 4 पे ही सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप कैसे भी नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे अगर नंबरिंग ऐसे कर ली जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसके हिसाब से अगर नाम करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, तो 3 4 डाई इथाइल हो जाएगा। तो 3 4 डाई इथाइल, 6 कार्बन है, इस वजह से हेक्स, कोई अनसैचुरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इस वजह से एन लगेगा। इसी कारण ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना था कि कौन सा करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। अगर पहले वाले को देख करके स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो पहले वाले को स्ट्रक्चर देख करके अगर बनाया जाए तो इसके हिसाब से जब स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो पहला बोल रहा है 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन, तो पेंटेन 5 कार्बन की चेन बना ली। अब 5 कार्बन की चेन बना रहे, तीसरे नंबर पे ये बोल रहा था तीसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, तीसरे नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है, हमने बना दिया तीसरे नंबर पे मिथाइल, दूसरे नंबर पे इथाइल प्रेजेंट है। चलिए सेकंड नंबर पे हमने के हिसाब से सेकंड नंबर पे क्या बना दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो सेकंड नंबर पे हमने क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। अब जब हम सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसे ही हमने सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप लगाया, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं नंबरिंग इनके कहे अनुसार करता हूं, यानी सेकंड नंबर पे क्या लगा देता हूं, इथाइल, तो ये जो होता है ये चेन छोटी हो जाएगी, और अगर सब्स्टिट्यूएंट इसको हम मान रहे हैं, इथाइल को मान रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के लगने की वजह से यहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन थे वो बढ़ सकते थे। मतलब कि अगर नंबरिंग हम ऐसे कर लेते 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन देखने को मिलते, और अगर नंबरिंग पहले जैसे इन्होंने बताया था वैसे करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन आते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवर आईयूपीएसी रूल हमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए, वो नाम हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में कंसीडर करते हैं। इस वजह से ये जो लिखा गया नाम है ये गलत है, इनके अनुसार यहाँ पे इन्होंने सेकंड पोजीशन पे इथाइल बता रखा है, सेकंड पोजीशन पे क्या बता रखा है, इथाइल बता रखा है। तो जब हम लोग सेकंड पोजीशन पे इथाइल मान लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन चेन छोटी हो जाती है, हमें नंबर ऑफ कार्बन चेन लॉन्गेस्ट यूज करनी होती है।
इस वजह से ये नाम जो होगा गलत हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर हम लोग कभी भी नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, और हमें पता है ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, देन मिथाइल लिखना पड़ेगा। इस वजह से पहला जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पहला नाम जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नाम विल बी गलत। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को इसने बोला है 2 पे इथाइल रखिए, 3 पे मिथाइल रखिए, देन पेंटेन करिए। तो 2 पे हमने क्या रखा, अगेन इथाइल रखा, 3 पे क्या रखा, मिथाइल रखा, और पेंटेन 5 नंबर की चेन बनाई। तो जो प्रॉब्लम इसके ऊपर वाले में थी वही प्रॉब्लम इसके नीचे वाले में भी आ रही थी कि इनके अकॉर्डिंग हम 5 मेंबर की चेन तो बना दे रहे हैं, लेकिन जब सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट इथाइल लगा रहे हैं उसके कारण हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है, और वो है बिगर कार्बन चेन का, ठीक है ना। बिगर कार्बन चेन का हमें ऑप्शन मिल जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हमें एक बिगर चेन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 पांच ही मेंबर की हमें 5 ही कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिल रही थी, और यहाँ से 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस वजह से ये नाम भी जो होगा वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में अल्फाबेटिकली तो हमने नाम सही लिखा था, लेकिन स्ट्रक्चरली जो नाम होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें एक लार्जर चेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, तो हम क्यों ना ये वाली, इन्होंने कहा है कि ये वाली लाइन सिलेक्ट करिए, हम ये वाली ना सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करते तो हमें लॉन्गर प्रिंसिपल चेन देखने को मिल रही है, तो हम लॉन्गर वाली को सिलेक्ट करेंगे कि इनकी जो गिवन है वो सिलेक्ट करेंगे, इसलिए ये गलत माना जाएगा और ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया। अब थर्ड वाले को देखिए, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन बोला है, 3 पे बोला है इथाइल लगा दीजिए, थर्ड नंबर पे इथाइल लगा दीजिए और सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया हमने। अब जब चेन सिलेक्ट करते हैं, तो अब चेन सिलेक्ट करते हैं, एक चेन ये 1 2 3 4 5, एक चेन ये हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 5 है इधर साइड से। अब इथाइल वाली चेन से अगर करें 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। यानी इसको पेरेंट चेन बनाया जाए या फिर इसको पेरेंट चेन बनाया जाए, अब वो किससे डिसाइड होगा, सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड होगा। जब हम लोग यहां से इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और जब इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो इन्होंने जो पेरेंट चेन बनाई थी उसके हिसाब से दूसरे नंबर पे मिथाइल होना चाहिए था, और तीसरे नंबर पे इथाइल होना चाहिए, दूसरे पे मिथाइल और तीसरे पे इथाइल। तो इसके हिसाब से तीसरे पे इथाइल और दूसरे पे मिथाइल, जो कि बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर है। और 5 कार्बन की हमारी चेन बनी हुई है, इसलिए पेंटेन, कोई अनसेचुरेशन था नहीं, इसलिए एन लगा हुआ है। इस वजह से ये भी जो होगा वो कैसा नेम हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये नेम हमारा करेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन में अगेन इन्होंने जो चेन जिसको प्रिंसिपल चेन माना है वो कैसी हो जाएगी, वो अगेन शॉर्टर चेन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 ही आएंगे, लेकिन इन्होंने जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया अगर वहां से नंबरिंग करी जाए तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, यानी 6 कार्बन की चेन हमको देखने को मिल सकती है। तो हम लोग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके चलेंगे, इस वजह से ये नाम भी जो होगा वो गलत हो जाएगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन वाला भी, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है एसिटिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एसिटिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो कि गलत बात है। एसिटिक एसिड सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हम लोग कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हम लोग कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। जब कभी भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो ये कहलाता है सैचुरेटेड, ठीक है। यहां पे बोल रहा था कि एसिटिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है।
एसिटिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये होता है CH3। ये क्या है? एसिटिक एसिड। यहां पे क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कोई अनसेचुरेशन नहीं है। अनसेचुरेशन तो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। ये एक एसिड है, इस वजह से ये क्या कर रहा है? एसिड की प्रॉपर्टी को दर्शाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एसिड की प्रॉपर्टी को दर्शाने का काम कर रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? एक सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। ठीक। और सैचुरेशन और अनसैचुरेशन किसके किसके बीच में देखा जाता है? कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाता है। ठीक। उसके बाद इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स। यहां पे 2 डबल बॉन्ड, यहां पे 2 डबल बॉन्ड होने की बात कर रहा है, तो डबल बॉन्ड तो है यहां पे, पर एक ही डबल बॉन्ड है। तो असर्शन भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। एक ही डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि ये जो पेयर हमें दिए गए हैं, जो गिवन पेयर हमारे सामने हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अगर गिवन पेयर में हम लोग देखें, इसका स्ट्रक्चर हम लोग खोल करके बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर खोल करके बनाने पे हमें ये दिखता है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगा हुआ है, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है, ये एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है? ये एक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये एक एसिड है और ये क्या है? एल्डिहाइड। दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो जब हमारे पास फंक्शनल आइसोमर मिल गया है, तो बाकी आइसोमर्स को तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर चेन और पोजीशन के पहले हमें फंक्शनल आइसोमर मिल रहा है, तो फंक्शनल आइसोमर ही हम लोग मारेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना, तो फंक्शनल आइसोमर को वैसे भी प्रायोरिटी देंगे, तो फंक्शनल आइसोमर वुड बी आवर आंसर। ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे देखेंगे नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर है नहीं, मेटामर्स है नहीं। मेटामर्स तब देखते हैं जब अगल बगल में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी किसी एक फिक्स ग्रुप के बगल में जब नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर रहे होते हैं, तब मेटामर्स देखा जाता है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। एक में एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, एक में एसिड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे बोला था सिंपलेस्ट एल्कनोइल एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा है सिंपलेस्ट एल्कनोइल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखी जाएगी? कि जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जहां पे कार्बन के चारों तरफ जो वैलेंसीज अटैच होती हैं, वो डिफरेंट होती है। अगर कार्बन से अटैच चारों वैलेंसीज डिफरेंट हुई, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। नॉट ऑल द टाइम, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम उस कंपाउंड को एक्टिव मान करके चलते हैं, अगर उसमें एक कायरल सेंटर है तो। एक कायरल सेंटर वाले तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये तो हम जानते हैं। ठीक है ना, जब 2 कायरल सेंटर होते हैं तब हमें चेक करना पड़ता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, पर एक कायरल सेंटर वाले तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखिए, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एन ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल की जब बात करी जाएगी, तो नॉर्मल चेन बना दीजिए। ठीक है ना, नॉर्मल चेन में जब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटाइल है ना, एक और CH3 यूनिट होनी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा? CH2। क्योंकि 4 कार्बन होने चाहिए, इसलिए हमारे 4 कार्बन हो गए। ठीक है, 4 कार्बन हो गए, स्ट्रेट चेन है। तो जब स्ट्रेट चेन हो, 4 कार्बन हो, तो ये कहलाता है एन ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन हमें देखने को नहीं मिलेगा जिसके अराउंड चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम। तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड को अगर देखा जाए, जिसे हम लोग बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो आइसो का मतलब होता है जब कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, तो वो आइसो ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आइसो ग्रुप की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 CH3 यूनिट लग गई हैं, यानी ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है सेम, 3 हाइड्रोजन है सेम, ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्टिकल, ये भी ऑप्टिकली नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये जो कंपाउंड है CH2 है और
OH है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके दो हाइड्रोजन सेम है, इस वजह से ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, जिसे बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब हो गया सेकेंडरी पोजीशन पे जो कार्बन जिसकी डिग्री सेकेंडरी है, यहाँ पे ये दो कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब इसके अराउंड अगर वैलेंसीज देखें तो इस कार्बन से अगर इस हाइड्रोजन को हम थोड़े टाइम के लिए ये यहाँ इमेजिन करें, तो अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन के इधर CH3 यूनिट लगी हुई है, इधर OH यूनिट लगी हुई है, यहाँ C2H5 यूनिट लगी हुई है और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, इस वजह से ये जो कार्बन होगा ये कैसा कार्बन हो जाएगा, ये कायरल कार्बन माना जाएगा। और एक कायरल कार्बन जब प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही माना जाएगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में देखिए तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 यूनिट सेम हो जाएंगी, इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 56 वाले को देखते हैं। तो 56 वाले को बोल रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉटोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड देखिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम लोग देखते हैं, जीआई देखते हैं, तो जीआई में हम लोग क्या देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और टर्मिनल वैलेंसी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमको देखने को मिल रहा है, पर जो टर्मिनल वैलेंसी है वो क्या सेम हो जा रही है, हाँ सेम हो जा रही है। तो जब सेम हो जाती है तो वो यूनिट हमें जीआई नहीं शो करता हुआ दिखता है, यानी ये जीआई तो शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो इस कार्बन के अराउंड हम लोग चारों वैलेंसीज देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये अलग ग्रुप लगा हुआ है, यानी इस कार्बन के अराउंड लगे हुए चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो जब इस कार्बन के अराउंड लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहलाएगा। तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, और जब कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एक होता है उस केस में हमेशा जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक। अब यहां पे बोला था विच कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विल हैव मिनिमम एनर्जी। तो किसके पास मिनिमम एनर्जी देखने को मिलेगी, चाहे मिनिमम एनर्जी बोले या फिर बोले मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी दोनों ही सेम बातें हैं, चाहे मैक्सिमम स्टेबिलिटी बोलूं या मिनिमम एनर्जी बोलूं। तो जब ब्यूटेन का कन्फार्मर हम लोग बनाते हैं तो हमें वो बताना है कि मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा होगा। तो ब्यूटेन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। तो सपोज करिए ये क्या है, एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है, यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे CH2 यूनिट होगी। तो जब कभी भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जाता है तो एक को क्या करते हैं हम लोग, फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, एक को बैक कार्बन मान लेते हैं। ठीक है ना, एक को फ्रंट कार्बन और एक को बैक कार्बन। फॉर फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट से रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे एक CH3 यूनिट लगी हुई थी और एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक CH3 यूनिट जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बना करके दिखा दिया इस तरीके से, फ्रंट कार्बन से अटैच कर देना है। बैक कार्बन को हम सर्किल से दिखाते हैं, बैक कार्बन को सर्किल से दिखाएंगे। तो बैक कार्बन को क्या किया हमने, सर्किल से रिप्रेजेंट किया। बैक कार्बन के पास भी एक CH3 यूनिट थी तो CH3 यूनिट लगा दिया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होंगे ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। अब स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो जब कभी भी जो CH3 यूनिट है ये 60 डिग्री पे होती है तो इनको हम लोग बोलते हैं गॉची फॉर्म या फिर गाउच फॉर्म। तो ये क्या हो जाता है, गाउच फॉर्म कहलाता है। एंटी फॉर्म होता है जब CH3 यूनिट अपोजिट में होंगी, यानी 180 डिग्री पे होंगी, तो वो केस क्या कहलाएगा, एंटी केस कहलाएगा। यानी उस केस में
जो ग्रुप्स होंगे वो एंटी पोजीशन पे होंगे। और इक्लिप्स के केस में ये जो दो CH3 है ये एकदम एक दूसरे के पीछे होंगे, यानी एक दूसरे को कवर कर रहे होंगे, जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे, ठीक है ना। सपोज करिए ये CH3 के जस्ट पीछे ये CH3 है, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को ढक रहा होगा। तो चूंकि CH3 क्या है, एक बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन देखने को मिल रहा होगा। तो जब मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिल रही होगी, यानी मिनिमम स्टेबिलिटी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम कहां देखने को मिल रही होगी, इक्लिप्स वाले में, और एनर्जी मैक्सिमम देखने को मिल रही होगी, ठीक। अब एंटी वाले की बात करिए। एंटी वाली में दो जो CH3 ग्रुप हैं वो अपोजिट हैं, यानी दोनों जो बल्की ग्रुप हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होगा, इनमें मिनिमम रिपल्शन लग रहा होगा, ठीक है ना। इनमें मिनिमम रिपल्शन लग रहा होगा, तो मिनिमम रिपल्शन लग रहा होगा, इस वजह से इनकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। मिनिमम एनर्जी बोला जाए या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी बोला जाए, दोनों एक ही बात है। मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें दिखाएगा वो एंटी वाला स्ट्रक्चर दिखाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। एंटी में दोनों CH3 ग्रुप, दोनों बल्की ग्रुप अपोजिट होते हैं, इस वजह से मिनिमम रिपल्शन देखने को मिलता है और मिनिमम एनर्जी देखने को मिलती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है ना। 58 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि ये तीन मॉलिक्यूल हमको दिए गए हैं, इनके बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गए जहां पे हमको इनाइंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स पहचानने को आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर तो ये मिरर इमेज है ही नहीं तो तुरंत ही उन मॉलिक्यूल को डिस्कार्ड कर देना है एज अ डायस्टीरियोमर्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन ए में राइट साइड में हमको OH देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी राइट साइड में OH देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो एक OH राइट साइड में है और एक OH लेफ्ट साइड में है। तो यहां की पॉसिबिलिटी है कि ए और बी आपस में हो सकता है मिरर इमेज हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज तो मैं 100% कह सकता हूं कि ए और जो सी है ये कभी भी आपस में मिरर इमेज पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, यानी ए सी आपस में मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है। ए और बी में तो थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी है भी, ठीक है ना, पर ए और सी आपस में मिरर इमेज नहीं होगा और ना ही बी और सी आपस में मिरर इमेज होगा, क्योंकि OH की लोकेशन चेंज हो जा रही है। इस वजह से ए एंड सी आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। सिमिलरली बी और सी भी आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो जब कभी भी मिरर इमेज ना हो तो उस केस में वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। अब देखिए डायस्टीरियोमर्स के लिए हमें बोल रखा था ऑप्शन नंबर बी में कि ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स, जो कि गलत बात हो जाएगा, क्योंकि ए और सी डायस्टीरियोमर्स है और बी और सी डायस्टीरियोमर्स है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या पहचानना है कि क्या ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है या फिर इनाइंशियोमर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा था ए और सी इनाइंशियोमर है, ए और सी इनाइंशियोमर्स नहीं डायस्टीरियोमर्स है। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। तो आंसर ए और आंसर डी को समझने से पहले पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। तो जब कभी भी हमें ऐसा फिशर प्रोजेक्शन देखने को मिल जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मान लीजिए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने RS कॉन्फ़िगरेशन करी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे R आता है और यहाँ पे भी R ही रह जाता है और यहाँ पे S आता है और यहाँ पे S ही रह जाता है, इस केस में ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कैसे कहलाते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सपोज करिए यहाँ R आता है, यहाँ S आता है और यहाँ S होता है, यहाँ R होता है, यानी R का S हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो उस केस में जब अपोजिट होता है तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल निकलता है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल निकलता है उस केस में जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल कहलाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हुआ उस केस में मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, इनाइंशियोमर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब RS कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करा जाता है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, CIP रूल के हिसाब से। तो
अब यहाँ पे अगर कायरल सेंटर की बात करी जाए तो एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ए है। ये हमारा ए वाला मॉलिक्यूल था, ये बी वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रियोरिटी ऑक्सीजन को दी जाएगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इस वजह से फर्स्ट प्रियोरिटी इसको दी जाएगी, सेकंड प्रियोरिटी इसको दी जाएगी, थर्ड प्रियोरिटी एंड फोर्थ प्रियोरिटी। अब जब 1 से 2 चल रहे हैं हम लोग तो कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होता है एस। लेकिन अगर फोर्थ प्रियोरिटी हमारी हॉरिजेंटल लाइन पे आती है तो स्विच ऑफ हो जाता है, यानी अगर आंसर हमारा एस आ रहा था तो एस ना होकर के वो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे साइड से अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट प्रियोरिटी अगेन ऑक्सीजन को दी जाएगी, सेकंड प्रियोरिटी सीओओ वाले ग्रुप को दी जाएगी, थर्ड प्रियोरिटी ऊपर के इस पूरे ग्रुप को दी जाएगी, एंड फोर्थ प्रियोरिटी अगेन हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है, इस वजह से जो भी हमारा आंसर होगा वो पलट जाएगा। तो जब हम लोग जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर होना चाहिए आर, पर आर ना होकर के क्या हो जाएगा आंसर एस, आर न होकर के आंसर क्या हो जाएगा एस। तो हमें क्या ध्यान देना था कि जो सीओएच है, सीओएच के अराउंड क्या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, सीओएच के अराउंड एस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगेन सीओएच के अराउंड हम लोग क्या देखते हैं कि क्या एस का एस ही रहा है हमारा सीओएच के अराउंड, ठीक है। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे। तो अगेन ओएच के लिए हम लोग 1 प्रियोरिटी देंगे, सीओएच को 2 प्रियोरिटी देंगे, और नीचे वाले पूरे ग्रुप को हम लोग थर्ड प्रियोरिटी दे देंगे, और फोर्थ प्रियोरिटी अगेन हॉरिजेंटल लाइन पे आ रही है। तो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए था, आंसर एस होना चाहिए था, पर चूंकि फोर्थ प्रियोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे आ रही है तो एस ना होकर के आंसर क्या चला जाएगा, आर चला जाएगा। इस वजह से सीओएच के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो क्या आता है, आर आ जाता है, ठीक है। COH के अराउंड आर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब COOCH3 के अराउंड अगर देखा जाए, यहाँ पे COOCH3 के अराउंड आर आया था, और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाएगी OH को, सेकंड प्रियोरिटी COOH को, थर्ड प्रियोरिटी, एंड दिस इज फोर्थ प्रियोरिटी। तो फोर्थ प्रियोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे आ रही है, यानी जो भी आंसर होगा वो फ्लिप होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे जा रहे थे, हम जा रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आंसर आर होना चाहिए था, पर ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए COH S था, बाद में बी वाले में COH के अराउंड R कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। पहले COH के अराउंड S कॉन्फ़िगरेशन, बाद में COH के अराउंड R कॉन्फ़िगरेशन, पहले COCH3 के अराउंड R कॉन्फ़िगरेशन, देन S कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उस केस में अब हमें देखना पड़ेगा क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री अगर आप चेक करें, अगर यहां इस मॉलिक्यूल को 20 से डिवाइड करें तो OH के सामने OH देखने को मिलेगा, ठीक है। COH के सामने अगर देखिए तो COH के सामने COOCH3 आ रहा है, COOCH3, यानी ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करेंगे तो OH के सामने OH तो आएगा, लेकिन COH के सामने COCH3, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सिमेट्रिकल नहीं है। तो अभी हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि R का S हो जाए, R का S हो जाए यानी अपोजिट हो जाए तो हम सिमेट्री चेक करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, इनआइंशोमर्स हो जाते हैं। तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इनआइंशोमर्स हो जाएंगे। इस वजह से आंसर जो होगा वो आंसर नंबर डी जाएगा, यानी ए एंड बी आर इनआइंशोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। यहां पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और दूसरा चीज सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन भी हो और सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वैसे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, मीजो कहलाते हैं, वैसे मॉलिक्यूल मीजो कहलाते हैं। तो अब यहां पे देखिए कायरल कार्बन तो है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, और ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अगर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से इस प्लेन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ C2H5OH आ रहा है और यहाँ COH आ रहा है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, इस वजह से सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल में H के सामने OH आ रहा है तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड करिए, H के सामने H आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है,
लेकिन CH3 के सामने क्या आ रहा है, COH, यानी यहाँ पे भी सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। लेकिन D वाले मॉलिक्यूल को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए, Cl के सामने Cl आता है, H के सामने H आता है, C2H5OH के सामने C2H5OH आता है, यानी इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इस वजह से ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें टर्मिनल वैलेंसी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट में देखिए, क्या डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ है। क्या टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट है, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, यानी ये जीआई नहीं दिखाएगा। सेकंड मॉलिक्यूल देखिए, क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ है। टर्मिनल ग्रुप्स देखिए, CH3 CH3H, चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या जीआई शो करेगा, बिल्कुल ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन ग्रुप जो है वो सेम सेम हो गए, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन ग्रुप जो है वो सेम सेम हो गए, इस वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेंगे। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि उसको कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां लगा हुआ है, उसके हिसाब से बताएंगे कि कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है। तो पहले वाले पे देखेंगे, तो पहले वाले पे Cl लगा हुआ है जो कि एक -I ग्रुप है, और -I ग्रुप क्या करते हैं, -I ग्रुप चार्ज को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ये जो प्लस चार्ज है उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो -I लगा हुआ है ये उस डिफिशियंसी को और बढ़ा देगा। सिमिलरली यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप -R ग्रुप है, ये रिजोनेंस के द्वारा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को मॉलिक्यूल के ऊपर बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो जब पॉजिटिव चार्ज को मॉलिक्यूल के ऊपर बढ़ाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होने की जगह अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, OCH3 एक +R ग्रुप है और -I ग्रुप है। तो +R जो पावर होती है वो डोमिनेटिंग पावर होती है, +R की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो CH2 के ऊपर चार्ज है ये चार्ज कम होता चला जाएगा। तो चार्ज अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे ये जो OCH3 ग्रुप लगा है ये कार्बोकैटायन को क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है ना, और डी ऑप्शन में कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, यानी कार्बोकैटायन एज इट इज रहेगा। तो सी ऑप्शन में चूंकि +R ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा रिंग में, और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है ये डिपेंड करता है उसका कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। तो जब कभी भी एसिडिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, H+ हटा करके ऑप्शन को बताइए। तो यहां से H+ हटाइए, यहां से H+ हटाइए, यहां से H+ हटाइए, यहां से H+ हटाइए। तो जब सबसे H+ हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। तो सब पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज आया है ये किस में जा रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो रहा होगा। यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया है, अगर इस माइनस चार्ज को देखिए तो इस अगर मॉलिक्यूल को खोल करके देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को अगर थोड़ा सा ओपन करके हम बनाने का प्रयास करें तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो ये H+ हट गया, जब H+ हट गया तो O पे क्या आया होगा, माइनस आया होगा, और ये माइनस यहां इसके साथ रेजोनेंस में, पहले ऑक्सीजन के साथ, देन ये ऑक्सीजन किसके साथ रेजोनेंस में है, रिंग के साथ, यानी यहाँ पे दोनों जगह से एक्सटेंडेड रेजोनेंस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सिमिलरली यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बस खास बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या कर रहा होगा, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। तो रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा तो ये माइनस चार्ज को बढ़ा रहा होगा, और चार्ज को जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है ना,
NO2 क्या है? NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से चार्ज कम होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा यानी कंपाउंड क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल हमारा एसिडिक होता है, ठीक है ना। इस वजह से डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है और माइनस आर क्या करेगा, माइनस ग्रुप को स्टेबलाइज करेगा, और माइनस माइनस आर जो है वो एनायन को स्टेबलाइज करेगा। इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, और इसी वजह से ये मोस्ट एसिडिक भी बन जाएगा, ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 63 नंबर क्वेश्चन में बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई बताना था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई में हमको याद रखना है NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 देन Cn, ये ऑर्डर होता है किसका, माइनस आई का, ठीक है ना। और NO2 को कुख्यात माइनस आई भी हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो NH3 था, NH3 प्लस ये सबसे ज्यादा होता, तो NH3 प्लस होता, देन आपका NO2 होता, देन लास्ट में कौन आता है, Cn आता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर में बोल रहा है द वैल्यू द pKa वैल्यू ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस इफ x को क्या रखें कि pKa वैल्यू जो हो वो कम हो। तो pKa वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, अगर pKa वैल्यू कम होती है तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिडिक ज्यादा होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। तो pKa वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है ना। तो हमें इस मॉलिक्यूल को क्या बताना है, इस मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाना है। तो कौन सा ग्रुप इनमें से लगाएं कि मॉलिक्यूल जो हो वो एसिडिक हो जाए। तो x, अगर x की जगह पे NO2 लगाते हैं तो ये क्या है, एक माइनस आर ग्रुप है, और माइनस आर ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये माइनस जो होगा वो रेजोनेंस में करेगा, और माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, यानी माइनस को माइनस आर स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा होगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही होगी, तो पीके वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है ना। सिमिलरली ये OH क्या हो रहा होगा, OH को अगर देखा जाए तो ये लोन पेयर देने का काम करता है, ठीक है ना। लोन पेयर देने का काम करता है, तो बेसिकली अगर इस पोजीशन पे लग जाएगा तो किसके जैसा काम करने लग जाएगा, ये प्लस आर जैसा काम करने लग जाएगा। सिमिलरली ये भी प्लस आर जैसा काम करने लग जाएगा, और ये भी लोन पेयर डोनेट ही करेगा, यानी ये भी प्लस आर जैसा काम करने लग जाएंगे। तो बाकी सारे जो रहेंगे वो लोन पेयर डोनेट करेंगे, और लोन पेयर अगर डोनेट करेंगे तो ये चार्ज को बढ़ाएंगे, और चार्ज को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम यानी पीके वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। और हमें क्या बताना, पीके वैल्यू डिक्रीजेस, किसमें पीके वैल्यू जो है वो कम है, पीके वैल्यू कम यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो इनमें से लिखे गए कौन से ग्रुप को मैं लगाऊं कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। तो माइनस आर ग्रुप अगर मैं लगा देता हूं जो कि NO2 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनस को माइनस ही स्टेबलाइज करता है। अगर माइनस है तो उसको या तो माइनस आर स्टेबलाइज करेगा या तो माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। तो याद रखना, माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है और प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, या तो प्लस आई स्टेबलाइज करेगा या तो प्लस आर स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ H प्लस हटा दोगे तो ये माइनस आएगा, और इस माइनस को ये NO2 जो होगा वो स्टेबलाइज कर रहा होगा, और स्टेबलाइज करेगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा यानी पीके वैल्यू को कम करेगा। इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 में हमें बताना है इनमें से कौन सा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सही दी गई है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना था, ठीक। तो अगर सी ऑप्शन देखिए तो सी ऑप्शन में सिंपल सा एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यानी प्योर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है ना। जो कि ये जो कार्बन है ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ना। यानी यहां पे प्योर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइज देखने को मिल रहा है, करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन तो देखने को मिल रहा है, पर ये कैसा है, ये sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिल रहा है। और एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है ना। बॉन्ड्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, ठीक है ना। और sp3 के बीच जो बॉन्ड बना होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड वीक होगा। यहां पे चूंकि sp2 आ गया है और sp2 वाले जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इस वजह से जो ओवरलैपिंग हो रही होगी वो थोड़ी सी वीक ओवरलैपिंग हो रही होगी। भले ही यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, पर ये वाला जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था ये कैसा था, ये sp3 और sp3 के बीच में था। लेकिन ये वाला कार्बन जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये कैसा है, ये sp2 और sp3 के बीच में है। तो जब sp2 और sp3 के बीच में होगा तो ये वाला बॉन्ड उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम आएगी, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू सी, बी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कंपेयर टू सी, बी की बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सी की, देन बी की। ए की बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो जा रही है, क्योंकि यहां पे देखिए कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। यहां पे भले ही आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है पर ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहां पे जो सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो ये सिंगल बॉन्ड ना हो करके, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 153 पिकोमीटर के अराउंड होती है और डबल बॉन्ड की लगभग 140 के आसपास होती है, ठीक है ना, इसी रेंज में होती है। तो इस वजह से यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे मुझे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता हुआ नजर आएगा। इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। इस वजह से सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी वो ए ऑप्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन को देखना है और हमको बताना है कि स्टेबिलिटी कैसी है यहाँ पे, ठीक है ना, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा हुआ है CH3O ग्रुप जो कि एक प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है या फिर माइनस आई ग्रुप है, ठीक है ना, और प्लस आर डोमिनेटिंग है तो आंसर प्लस आर से जाएगा। ये क्या है, ये एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 है, ये एक प्लस आई ग्रुप है और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है, इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर ए ऑप्शन में देखिए तो ए ऑप्शन में प्लस आर ग्रुप लग रहा है, तो मैंने बताया था प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, तो प्लस को प्लस आर स्टेबलाइज कर रहा होगा और प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो ये स्ट्रांगली स्टेबलाइज कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को। इस वजह से ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। सी ऑप्शन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा था और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट है कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस दिख रहा था, अदर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, इस वजह से ये उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा होगा। और यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये लीस्ट अगर देखा जाए स्टेबिलिटी में तो ये लीस्ट एकदम पीछे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 67 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है, ठीक है ना। तो अगर डिक्रीजिंग हमको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यहाँ के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कॉन्जुगेशन के अंदर है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ का भी जो लोन पेयर है वो भी कॉन्जुगेशन के अंदर है। यहाँ पे प्रेजेंट लोन पेयर और यहाँ पे प्रेजेंट लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल करके आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल करके आएगा। और हमें पता है जो sp2 होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से ये क्या करेगा, इन लोन पेयर को छोड़ेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना, इन लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने का प्रयास करेगा कंपेयर टू दिस सेकेंड,
ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड ऑप्शन की देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा सेकंड ऑप्शन की देखने को मिलेगी, देन थर्ड ऑप्शन की देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्यों देखने को मिलेगी थी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था। अब अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें, यहाँ पे लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है और यहाँ पे भी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो जब इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए तो ये पाया गया कि जो फर्स्ट है इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कंपेयर टू फोर्थ। इस वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा समय तक क्या करता है, ज्यादा समय तक रेजोनेंस में रहता है। तो ज्यादा समय तक रेजोनेंस में रहने की वजह से ये डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहता है। तो अगर डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर लोन पेयर हम दे ही नहीं पाएंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो एकदम पीछे आ जाता है, देन फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। और बाकी अगर आप इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एनिलीन है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हमें क्या करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं कौन है। तो सभी में NH2 ग्रुप क्या है, कॉमन है, यानी NH2 ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो इससे आंसर नहीं जा रहा होगा। अब अटैच ग्रुप के हिसाब से आंसर जा रहा होगा। NO2 क्या है, -R ग्रुप है। सिमिलरली CHO क्या है, ये भी -R ग्रुप का ही काम कर रहा होगा। CH3 क्या है, ये प्लस I ग्रुप का काम कर रहा होगा। तो CH3 क्या होगा, प्लस I ग्रुप होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो बेसिक नेचर बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन विल बी मैक्सिमम बेसिक। देन ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो ये पीछे आएंगे। ये क्या कर रहा है, ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, यानी बढ़ाने वाले के बाद न्यूट्रल वाला आ जाएगा, यानी जो बढ़ा नहीं रहा है ना ही घटा रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। देन बात कर लेते हैं थर्ड और सेकंड में। तो थर्ड और सेकंड में देखिए, तो -R की स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर देखा जाए तो NO2 जो होता है वो कुख्यात -I होता है, यानी बहुत ज्यादा -I लगाता है। इस वजह से ये सबसे पीछे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा ही नहीं और इलेक्ट्रॉनों को जाने ही नहीं देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ एकदम कम कर देगा। इस वजह से सेकंड ऑप्शन एकदम पीछे आएगा, देन थर्ड ऑप्शन। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। यहां पे बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m के या फिर अल्फा हाइड्रोजन के। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर देखें आप अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जब देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ कार्बन होगा और CH3 यूनिट लगी होगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए तो यहाँ पे sp, चूंकि ये सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज के रिस्पेक्ट में ही अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा होगा। तो सब में अगर अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए और यहाँ पे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखें तो अल्फा हाइड्रोजन 1 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा देखने को मिल रहा है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उतना ज्यादा हमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं।
विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? तो ये फ्री रेडिकल देखिए, तो ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो ये क्या है? कॉन्जुगेशन में, साथ ही साथ मिथाइल ग्रुप लगा है और मिथाइल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप भी है, तो ये क्या कर रहा होगा? प्लस आई ग्रुप है, तो ये स्टेबलाइज कर रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, देखिए सिंगल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है और ना ही कोई ग्रुप लगा है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी ये स्टेबल नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डबल, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है बाहर से, ठीक है। यहाँ पे 3 इफेक्ट लग रहे हैं, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कॉन्जुगेशन इफेक्ट से या फिर रेजोनेंस इफेक्ट से वीकर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है और क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। यहाँ सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से ये वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो मोस्ट स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है और साथ ही साथ इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा? तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन ये थी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, तब क्या होगा? हमारी कंडीशन आती है क्या? तब कंडीशन आती है हाइपर कंजुगेशन की। और ये जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में जो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी किसकी? हाइपर कंजुगेशन की। तो यहाँ पे ये देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज तो है, पर क्या इससे अटैच कार्बन है यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देखेंगे। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे भी हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है, और इनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा जो कि प्रोपीन का मॉलिक्यूल है वो किस में हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। तो बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर बात करें इथाइलिन की, तो इथाइलिन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। बात कर ले इथेनॉल की, तो इथेनॉल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। और बात कर ले प्रोपीन की, तो प्रोपीन में हमें देखने को मिलता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अब 72 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, जब कभी भी हम लोग बेंजीन में नाइट्रेशन कराते हैं तो बेंजीन लेते हैं और किसका इस्तेमाल करते हैं? और लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। उस केस में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर आ जाता है NO2 ग्रुप, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। नाइट्रोनियम आयन NO2 को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है NO2 प्लस, ये रिंग पे जाकर के जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला मैक्सिमम पीकेए वैल्यू, तो जिसका पीकेए वैल्यू मैक्सिमम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम, यानी जो मिनिमम एसिडिक होगा, मिनिमम एसिडिक, ठीक है ना। मिनिमम एसिडिक मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। मुझे पता है फ्लोरीन क्या है? एक -I ग्रुप है। क्लोरीन क्या है? -I ग्रुप है। CH3 क्या है? +I ग्रुप है। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को तो हम लोग रेफरेंस मानते हैं, एज सच कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा होता है, ठीक है ना। अब H+ हटा करके देखिए सब में से, जब H+ हटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा और माइनस आएगा, और मैंने बोला था माइनस को माइनस ही स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो रहा होगा? स्टेबलाइज कर रहा होगा, क्लोरीन भी स्टेबलाइज कर रहा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बस इसको ऐसे ही रखा होगा। और जो बी ऑप्शन है
तो अगर देखा जाए जो सी ऑप्शन है जहां पे CH3 लगा हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, माइनस को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, और H प्लस हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस को प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा होगा, प्लस आई ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो जब डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, इसके कारण ये क्या हो रहा होगा, ये मिनिमम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कम एसिडिक होगा। जब ये कम एसिडिक होगा तो इसका पीके वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसका पीके वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके वैल्यू के। तो पीके वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, यानी वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। तो यहाँ पे जो CH3COOH है जो कि एसिटिक एसिड है, वो क्या है, वीक एसिड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप जो होगा वो माइनस को क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा होगा। इस वजह से ये जो है इसका पीके वैल्यू ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यहां पे बोला है अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देख लेते हैं, ठीक है ना। सबका H प्लस हटा दीजिए। तो सबका जब H प्लस हटाएंगे तो माइनस 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 देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा है। तो ये प्लस आई क्या कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा नहीं, ये कम एसिडिक होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 क्या होता है, OCH3 एक माइनस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा होगा मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे OCH3 माइनस आई की तरह काम कर रहा होगा, और मैंने बोला था माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो इस एनायन को ये माइनस आई ग्रुप जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, इस माइनस चार्ज को कम कर रहा होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा होगा। और अगर कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा होगा तो क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल, अगर कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, एसिड हमारा उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए, तो ओवरऑल फिनाइल रिंग जो है वो देखिए तीनों ऑप्शन में थी, यानी फिनाइल रिंग से तो आंसर नहीं जा रहा होगा, ठीक है ना। इन तीनों में हमें ग्रुप से ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ये जो चार्ज आया होगा वो रिजोनेंस में जा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ रिजोनेंस ही ऑपरेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर चार्ज आया है वो स्टेबल हो रहा होगा। यहाँ पे रिजोनेंस भी था, साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा था। यहाँ पे रिजोनेंस है, पर ये क्या है, ये प्लस आर ग्रुप है, और प्लस आर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, कम स्टेबल करेगा, और कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, और कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से सी ऑप्शन वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच इज मेटा। मेटा पे हमें जब COCH3 ग्रुप लगा होगा और COH लगा होगा, वो वाला जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। यहां पे बोला गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, ठीक है ना। तो अब देखा जाए, यहाँ पे सिंपल बेंजीन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, और CH3 ग्रुप क्या कर दिखा रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा होगा। यहाँ लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहे होंगे, यानी लोन पेयर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी। यहाँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, यहाँ डायरेक्ट लोन पेयर जाकर के रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और NO2 जो है ये क्या होगा, माइनस आर ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर लेकर के आ रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही होगी,
इसलिए अगर देखा जाए कि रिएक्टिविटी कौन बढ़ा रहा होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड वाले में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोन पेयर बेंजीन में जा रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के बाद हमें देखने को मिलेगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की मदद से सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो ऑपरेट कर रहा होगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व होता है, बट ओनली ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा CH3 वाला ग्रुप। फिर फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में देखा जाए तो फर्स्ट पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है और फोर्थ पे -R ग्रुप लगा है, और -R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम कर रहा होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सबसे पीछे आएगा और सेकंड ऑप्शन उसके बाद देखने को मिल रहा होगा। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन वुड बी C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें बताना था कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, इनमें से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है ना। तो यहां जहां कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिल जाए वो कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा और कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 सिग्मा का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल गया। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको मॉलिक्यूल में sp3 मिल रहा है यानी कि वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। हमें प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और 4n+2 पाई इस रूल को फॉलो करने चाहिए, तब हम लोग एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जब देखते हैं तो यहाँ पे फिनॉल दिया गया है, पैराक्रिसॉल दिया गया है, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये फिनॉल हो गया, ये है पैराक्रिसॉल। जब पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाता है तो इसको बोलते हैं पैराक्रिसॉल और ऊपर OH होना चाहिए। फिर क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल और फाइनली क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H+ हटा देते हैं। H+ हटाने के बाद माइनस चार्ज लेकर के आते हैं और देखते हैं ये माइनस चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे CH3 है, ये कैसा काम कर रहा होगा, +I, और +I जो होता है वो इस माइनस चार्ज को क्या कर रहा होगा, डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो अगर डीस्टेबलाइज करेगा इसका मतलब ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस चार्ज को बढ़ाने का काम करेगा, यानी कॉन्जुगेट बेस को कम स्टेबल बनाने का काम कर रहा होगा। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप कैसा काम कर रहा होगा, -I की तरह काम कर रहा होगा। तो -I की तरह अगर ये काम करेगा तो ये तो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा, ठीक है ना, इस माइनस को स्टेबलाइज कर रहा होगा क्योंकि माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो NO2 लगा हुआ है ये NO2 -R की तरह और -I दोनों की तरह काम कर रहा होगा, और -R जो है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल इफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज आ रहा होगा इस माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी डी वाले की, देन सी वाले का, क्योंकि ये सिर्फ इंडक्टिव पे ऑपरेट कर रहा है इस वजह से सी ऑप्शन। ए वाले में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है इस वजह से ए ऑप्शन। बी वाले में +I ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कम स्टेबल होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से बी ऑप्शन सबसे पीछे आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 78 वाले पे आ जाइए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बताना था 1,3-ब्यूटाडाइईन में। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे 1 पे और 3 पे क्या देखने को मिल रहा था, 1 पे और 3 पे हमें देखने को मिल रहा था डबल बॉन्ड। तो 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो 1 पे और 3 पे इन दोनों ही कार्बन पे sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल रहा था, कहीं पे भी sp3 नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। यहाँ पे अगर इसको sp2 कर लेते तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो होता वो करेक्ट ऑप्शन माना जाता, ठीक। अब 79 वाला देख लीजिए। 79 वाले में बोला है अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक की कंडीशन ये होती है
कि जब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे 4 की टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी 1 2 और 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इन तीनों केसेस में 4 की टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4। तो अगर 4 की टेबल में पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब वो कैसे हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग पहचानते हैं, पहली चीज क्या होनी चाहिए कि सभी के सब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी 4 की टेबल में 4 पाई 8 पाई 16 पाई इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और अगर 4 की टेबल में नहीं आते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और 4 की टेबल में नहीं आना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करने करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। यहां पे बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो यहां पे देखिए CH3 क्या है, एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस आई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये कार्बोकेटायन को प्लस स्टेबलाइज करता है, ठीक है। मैंने बोला था प्लस को प्लस स्टेबलाइज कर रहा होगा। यहाँ पे ये प्लस आई है, और ये क्या है, प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। इस वजह से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है पायरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल अमाइन बिकॉज। तो पायरिडीन को हम लोग लेस बेसिक बोलते हैं ट्राई इथाइल अमाइन से, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात होती है तो हम जानते हैं कि sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा खींचे हुए महसूस करेंगे खुद को, यानी ये इजिली डोनेट नहीं होंगे। ये जो लोन पेयर होंगे वो इजिली डोनेट नहीं होंगे। अगर ये लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं हो रहे होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से इनकी डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और अगर डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन कि नाइट्रोजन जो होता है पायरिडीन के अंदर, ये है पायरिडीन, ठीक है, और ये है ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है, दिस इज ट्राई इथाइल अमीन, ठीक। अब यहाँ पे पायरिडीन में हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से मुझे ये देखने को मिला कि ये क्या है, कम बेसिक है, पायरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राइथाइल अमीन, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो थोड़ा खिंचा हुआ महसूस करेगा, वो इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है। हर ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक ऑप्शन में CH3 लगा हुआ है। तो CH3 क्या है, CH3 एक प्लस आई ग्रुप है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था, हाइड्रोजन को हटा दो और माइनस चार्ज को देखो कि माइनस चार्ज को कैसे स्टेबलाइज कर रहे होंगे सब। तो माइनस चार्ज अगर आएगा तो माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, यानी माइनस को माइनस आई स्टेबलाइज कर रहा होगा। और माइनस आई का ऑर्डर हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद देन ब्रोमीन, ये ऑर्डर हो जाता है माइनस आई का। यानी जितना ज्यादा माइनस आई हमें देखने, माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ दिखेगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्लोरीन जो होगा वो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखा रहा होगा, यानी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो फ्लोरीन वुड बी फर्स्ट, तो यहाँ पे भी फ्लोरीन फर्स्ट है, यहाँ पे भी फ्लोरीन फर्स्ट है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ पे CH3 आ रहा है, जो कि गलत बात हो जाएगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, क्लोरीन आना चाहिए, देन ब्रोमीन आना चाहिए, और लास्ट में CH3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्लस आई होगा
और ये क्या कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इस वजह से ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 में हमें बताना था डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था। पहले क्या था हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल था, फिर एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड, देन हमारे पास था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल था, देन लास्टली हमारे पास क्या था, फिनॉल का मॉलिक्यूल था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ समझने से पहले, एसिडिक स्ट्रेंथ समझने से पहले ये चीज देख लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज होना चाहिए कि जब कभी भी एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की जब बात करते हैं तो एसिडिक नेचर में हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मुझे देखने को मिलता है कि फिनॉल्स होते हैं, और फिनॉल्स के बाद मुझे देखने को मिलता है कि एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देन फिनॉल होता है, देन एलिफेटिक एल्कोहल होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, एल्कोहल था। ठीक है ना, तो अल्कोहल के बारे में मैंने जाना कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है वो पीछे आता है। ठीक है ना, अल्कोहल पीछे आता है, फिनॉल, फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है ये तो मुझे पता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या है, ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो जब इनकी पीके वैल्यू एक्सपेरिमेंटली चेक करी गई तो यहां पे ये पाया गया जो पीके वैल्यू ऑफ ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा देखने को कम देखने को मिलता है, क्योंकि पीके वैल्यू कम तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, इसकी पीके वैल्यू 0.4 आती है, और एसिडिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो 4.8 के करीब आ रही होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, यानी ये तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले एसिडिक नेचर में आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनॉल्स आएंगे, देन नॉर्मल एल्कोहल्स हमारे आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, देन एसिटिक एसिड, देन आपके फिनॉल, एंड लास्टली अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, इनमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है। ठीक है ना, तो मोस्ट बेसिक की हम लोग बात करते हैं कि इनमें से बेसिक नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी से। तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी से देखेंगे तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, साथ ही साथ एक -R ग्रुप भी लगा है जो कि क्या कर रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को खींच करके रखेगा और हमें डोनेट करने की टेंडेंसी को कम कर रहा होगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसी भी तरीके से कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये जो लोन पेयर है वो कैसा है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और अगर लोकलाइज्ड होगा तो वो इजिली डोनेटेबल होगा, और जितना ज्यादा लोन पेयर इजिली डोनेटेबल होता है उतना ज्यादा कंपाउंड बेसिक कहलाता है। इस वजह से ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ये कैसा है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली डोनेटेबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो लोन पेयर था वो किस में जा रहा था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, इस वजह से ये भी बेसिक नेचर कम दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि लोकलाइज लोन पेयर है और लोकलाइज लोन पेयर इजिली डोनेटेबल होता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमें बताना था कि सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला ग्रुप अगर देखा जाए तो जो OMe3 होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। NO2 क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग में क्या कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। सिमिलरली Cl क्या है? Cl एक -I ग्रुप है, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी क्या कर रहा होगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। तो OMe जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इस वजह से सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि जहां पे OMe लगा हुआ है। देन जहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा ही नहीं रहा है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन में -I इफेक्ट काम कर रहा है, और फिफ्थ ऑप्शन में -R इफेक्ट काम कर रहा है। और -I इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा ये फर्स्ट ऑप्शन के कंपैरिजन में कम घटा रहा होगा। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा, इस वजह से आगे आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट -R इफेक्ट काम कर रहा होगा तो ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा होगा, इस वजह से सबसे पीछे आ जाएगा। इस वजह से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाइए। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेबी बताना था। तो पीकेबी वैल्यू कैसे देखी जाती है? जिसकी पीकेबी वैल्यू कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जितना कम पीकेबी होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो इन सभी मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगा, यानी वो सबसे पीछे आ रहा होगा। तो आप देख लीजिए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है वो सबसे पीछे आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कैसा है? लोकलाइज है। बाकी सब में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो वो कैसे होंगे? डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। तो अगर ये जो लोन पेयर है वो कैसा है? लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है यानी इजिली डोनेट हो सकता है, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी तो पीकेबी वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी, यानी ये ऑप्शन सबसे पीछे आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन देखिए कहां पे सबसे पीछे आ रहा है? थर्ड ऑप्शन खाली डी ऑप्शन में सबसे पीछे आ रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ऑप्शंस को चेक करना है, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन के बाद अब देखिए एसिडिक, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी। ठीक है ना, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये OCH3 है। तो OCH3 यहां पे क्या कर रहा होगा? OCH3 हमारा काम करता है +R ग्रुप की तरह और -I ग्रुप की तरह। तो +R या फिर -I ग्रुप की तरह ये काम कर रहा होगा। और जब ये +R और -I ग्रुप की तरह काम करता है तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज तो है, पर एक +R ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, बट नॉट कंपेयर टू थर्ड ऑप्शन। इस वजह से इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर इफेक्ट काम कर रहा था। आर इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है आई इफेक्ट से, इस वजह से जो CH3 है ये क्या कर रहा होगा? +I लगा रहा होगा, और आई इफेक्ट आर इफेक्ट से कम है, इस वजह से फर्स्ट के बाद सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्टली ये जो Cl है ये -I इफेक्ट लगा रहा होगा। तो -I इफेक्ट लगाने की वजह से ये क्या कर रहा होगा? लोन पेयर को खींच करके रख रहा होगा अपनी पास, तो वो इजिली डोनेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर इजिली डोनेट नहीं हो सकते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और बेसिक स्ट्रेंथ कम यानी पीकेबी वैल्यू ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू हमें कहां देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है। तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ सबकी निकाल लिया करा करिए। सब जब बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे उसी का उल्टा कर देंगे तो पीकेबी की वैल्यू का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी वैल्यू के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए बताना है। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए अगर देखेंगे तो अगेन जिसका पीकेए कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आप देखिए इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जब H+ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन में H+ हटाइए और माइनस चार्ज तुरंत इमेजिन किया करा करिए। ठीक है ना, माइनस चार्ज आएगा तो माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है। तो माइनस को यहाँ -R ग्रुप लगा है, यहाँ -I ग्रुप लगा है,
यहाँ CH3 प्लस आई ग्रुप है, OCH3 मेटा पोजीशन पे है, तो ये प्लस आई माइनस आई की तरह काम कर रहा होगा, माइनस आई। और रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑपरेट करता नहीं है, ठीक है ना, सॉरी मेटा पोजीशन पे तो ऑपरेट करता नहीं है, ठीक। तो इस वजह से ये तो आर इफेक्ट काम कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर देखेंगे तो अगर देखा जाए तो आर इफेक्ट की वजह से माइनस को माइनस स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस कहां पे होगा, थर्ड ऑप्शन में होगा। तो थर्ड ऑप्शन अगर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, तो थर्ड ऑप्शन सबसे पीछे आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ दोनों जगह में पीछे आ रहा है। उसके बाद अगर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो फोर्थ ऑप्शन में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये भी क्या कर रहा होगा, माइनस को स्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये भी क्या कर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीके वैल्यू कम होनी चाहिए, पीके वैल्यू कम दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे OCH3 लगा है, ये भी क्या है, एक माइनस आई ग्रुप लगा है। तो माइनस आई ग्रुप लगा है तो ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ में जब कंपेयर करते हैं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट ज्यादा देखने को मिलती है। एक्सपेरिमेंटली जब पीके वैल्यू देखेंगे तो इसकी पीके वैल्यू हमें देखने को मिलती है कम, ठीक है ना। तो इसकी पीके वैल्यू कम देखने को मिलती है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि माइनस आई ऑफ OCH3 इज स्ट्रॉन्गर देन Cl माइनस। तो OCH3 का माइनस आई स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है कंपेयर टू Cl माइनस। तो जितना ज्यादा माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी कम पीके वैल्यू होगी। इस वजह से थर्ड के बाद फर्स्ट ऑप्शन, देन फोर्थ ऑप्शन, देन सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में चूंकि प्लस आई ग्रुप लग रहा है, और प्लस आई क्या कर रहा होगा, मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज, यानी कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेट बेस बना होगा उसको डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो पीके वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू हमें सेकंड ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा पीके वैल्यू हमें देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप पीके वैल्यू से ना सोच करके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से सोचा करिए। जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू उतना कम होगी। हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में HCl होता है, उसका पीएच 1.5 के अराउंड होता है। तो सोचिए HCl इतना स्ट्रॉन्ग पीएच है और उसका वैल्यू जो होता है वो 1.5 के आसपास आ रहा है, वाटर का पीएच 7 के पास आ रहा है। तो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसकी पीके वैल्यू जो होती है वो उतनी कम होती है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, एसिडिक नेचर आप बस अरेंज कर लिया करिए, और जितना ज्यादा कोई एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू उतना कम देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन जब कराएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम देखेंगे कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो CH3 जो होगा वो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन की मदद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ही बढ़ रही होगी ना ही घट रही होगी। यहाँ पे चूंकि COH ग्रुप लगा है, और COH ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा होगा, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है उसको कम करने का काम कर रहा होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। सिमिलरली NO2 कुख्यात माइनस आई ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से कम कर रहा होगा। तो ये भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम कर रहा है, ये भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए, फिर वो नाइट्रेशन हो, क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, वो सब में अगर हमारी बेंजीन रिंग की हमने किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो ये सारे प्रोसेस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी बेसिकली रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा होगा, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और बाकी दोनों में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे होंगे, यहाँ रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो बोल रहा है द पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल। तो बोल रहा है एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू कम होती है फिनॉल से। तो एसिटिक एसिड और फिनॉल इन दोनों का ही स्ट्रक्चर अगर आप बना करके देखें, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। और एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH। तो अगर यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं हम, हाइड्रोजन हटाने के बाद यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये माइनस किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, बेंजीन में। और ये जो है ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है ना। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिले या फिर इक्विवेलेंट कॉन्जुगेशन, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है कंपेयर टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही जा रहा है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है। इस वजह से ये जो एसिड होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, और कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा यानी पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, पीके वैल्यू कम मानी जाएगी, ठीक है ना। तो पीके वैल्यू कम मानी जाएगी, ठीक। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है उसकी पीके वैल्यू कम होती है कंपेयर टू फिनॉल। तो इस वजह से असर्सन तो सही माना जाएगा। अब रीजन देखिए, रीजन बोला है फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो रीजन गलत है। रीजन तो हमारा क्या होना चाहिए कि ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन नहीं है। फिनॉक्साइड आयन का मतलब H प्लस हटाने के बाद ये जो स्पीसीज बन रही है इसको बोल रहे हैं फेनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे रेजोनेंस भले ही है, पर क्या ये रीजन है स्टेबिलिटी का, नहीं। यहाँ पे रीजन क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होना चाहिए। अगर लिखा होता कि एसिटिक एसिड में हमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिलता है, इस वजह से पीके वैल्यू जो होती है एसिटिक एसिड की वो कम आती है, ये करेक्ट रीजन होना चाहिए। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, रीजन गलत है। असर्शन जो है वो सही माना जाएगा। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, इस वजह से सी ऑप्शन सही हम मानेंगे, ठीक है ना। असर्शन सही है, रीजन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। रीजन ये दिया हुआ है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वो क्या करती है, वीकर देखने को मिलती है किस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देन कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। यानी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला आइसोमर होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला आइसोमर है, आपस में क्या है, ये आइसोमर्स है। कैसे आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है। तो यहाँ पे जो ऑर्थो वाला है वहां पे चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने की वजह से इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए H प्लस की वो कम हो जाती है। इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाए हैं तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहां मुझे देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, इस वजह से यह हाइड्रोजन इजिली नहीं निकल पाएगा। और अगर हाइड्रोजन इजिली निकल नहीं पाएगा तो वो अगर कोई भी स्पीसीज H प्लस नहीं दे पा रही है, इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर कम है। कोई स्पीसीज कितनी जल्दी H प्लस दे देती है उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है। और NO2 क्या है, NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो H प्लस हटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये माइनस आर की तरह काम करेगा और माइनस को माइनस स्टेबलाइज कर रहा होगा। इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही है, और NO2 ग्रुप जो होगा वो माइनस को स्टेबलाइज कर रहा होगा। इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होने की वजह से हाइड्रोजन इजिली निकल नहीं पाएगा, और हाइड्रोजन इजिली निकल नहीं पा रहा होगा, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर कम हो रहा होगा। बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा जब देखा गया तो दोनों का जब पीके वैल्यू देखा गया तो वो इस बात को एकदम करेक्ट प्रूफ कर देता है कि यहाँ पे जो पीके वैल्यू है वो कम आ रही है, और पीके वैल्यू कम यानी एसिडिक नेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो असर्शन सही हो गया।
रीजन भी सही दिया हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, जिसके कारण H+ निकल नहीं पाता है, और जब H+ निकल नहीं पाता है तो वो वीक एसिड हो जाता है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस वजह से असर्शन रीजन दोनों सही माने जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी माना जाएगा। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन।